तो पोइम का नाम है ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। सेंट सिसिलिया एक सेंट थी, लेडीज़ थी, सिसिलिया उसका नाम था, और वो फेमस है म्यूज़िक के लिए, उसको म्यूज़िक की देवी माना जाता है। ठीक है, उसने बहुत सारे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। तो ये जो पोइम लिखी जॉन ड्राइडन ने लिखी, नाम सुना है जॉन ड्राइडन का? जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज का एक मेजर लिटरेरी फिगर है। रेस्टोरेशन एज हमने पढ़ा था 1660 से 1700 के बीच में। तो इस एज के अंदर जो प्रमुख कवि था वो जॉन ड्राइडन था। और जॉन ड्राइडन जो है उसने बहुत सारी अच्छी पोइम लिखी, उसी की एक पोइम हमारे सिलेबस में है सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। तो आपको याद रखना है इस पोइम का पूरा नाम। सिसिलिया कौन है? म्यूजिक की देवी है, और उसके सम्मान में ये कविता लिखी है जॉन ड्राइडन ने, और ये लिखी गई है 1687 में। हाँ, ये बहुत ही बेसिक फैक्ट होते हैं किसी भी पोइम के, कि उसका राइटर कौन है और कब लिखी गई। ठीक है, तो इस नाम से आपको पता लग जाता है कि ये पोइम किसके बारे में होगी, सेंट सिसिलिया के बारे में होगी और म्यूजिक के बारे में होगी। क्योंकि सेंट सिसिलिया को म्यूजिक की देवी माना जाता है, तो म्यूजिक की देवी को ये एक तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पोइम में। और इस पूरी पोइम के अंदर हमें बताया गया है कि तरह तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इमोशंस पे। जैसा कोई आप कविता, कोई आप फिल्म देखते हो, कोई आप गाना सुनते हो, तो कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनके बजने से हम सैड हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नाचने को जी करता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मन को शांति सी मिलती है अजीब सी, कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जैसे मन में कोई रोमांस की फीलिंग आती है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिससे गुस्सा आता हो। जैसे हर ओकेजन के लिए अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। युद्ध करते हैं तो वो बजाते हैं ना ट्रम्पेट्स, उससे मन में जोश आ जाता है कि लड़ो। या फिर अगर कोई परेड हो रही है तो उसमें कोई बांसुरी तो बजती नहीं, बांसुरी की परेड में क्या बजेगा, वो ड्रम बजता है, ड्रम ड्रम, उससे जोश आएगा कि चलो आगे बढ़ो, है ना। तो इस पूरी पोइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल है हमारे इमोशंस में। और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सेंट सिसिलिया ने उनके मतलब एक किस्म का आशीर्वाद से बने सर, वो देवी है म्यूजिक की। जैसे हमारे यहाँ भी देवियाँ होती है ना, अलग अलग से, विद्या की देवी सरस्वती हो गई, धन की लक्ष्मी होगी, वहाँ एक तरह से सिसिलिया को म्यूजिक का माना जाता है। ओके, तो आई थिंक दिस फैक्ट इज क्लियर टू यू। नाउ यू कैन राइट समथिंग इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे। नाउ यू आर क्वाइट अप्राइज्ड ऑफ दिस पोएम। आई थिंक तो काफी कुछ पता लग गया है ना, लिख दोगे ड्राइडन ने लिखी है और म्यूजिक के समर्पित है ये पोएम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया। इंग्लिश लिख दोगे ना अपनी लैंग्वेज। मैंने इसके मेन पॉइंट्स थोड़े कलेक्ट किए थे आपके लिए, एग्जाम में काम आएंगे आपके। पोएम अपने बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसकी समरी, इसकी थीम, इसकी जो मेन पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको लिख के आने ही है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मैंने कलेक्ट किया है इसके, मैंने भेजे थे ग्रुप में, आप उसको पढ़ लेना। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे इज सेपरेटेड इनटू 8 स्टैंजास। अभी जो पूरी पोएम है कितने स्टैंजा हैं? 8 स्टैंजास। आप नोट करते जाओ, मैं लास्ट में पूछूंगा कि आपको क्या पता लगा, है ना। तो मैं बाद में लास्ट में पूछूंगा कि हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन दिस पोएम, योर आंसर विल बी 8 स्टैंजास। टिल नाउ you have known about this poem 4 or 5 points that is dedicated to Saint Cecilia. In this poem, the poet has described all the various musical instruments and what are the effects of those musical instruments on human soul. ये भी समझ गए हो आप, है ना। 3-4 पॉइंट आप समझ गए हो कि सेंट सिसिलिया म्यूजिक की देवी को समर्पित है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इमोशंस पे, हमारी आत्मा पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये है लिखी कब गई है? 1687 में लिखी गई है। कितने स्टैंजास हैं? 8 स्टैंजास हैं। द फर्स्ट 7 वर्सेस आर संग बाय ए सिंगल वॉइस। तो इसमें 8 स्टैंजास है ना, उसमें से पहले जो 7 स्टैंजा है वो एक सिंगल वॉइस ने बोले, यानी एक व्यक्ति के बोले हुए, कोई भी सकते हो। और जो लास्ट स्टैंजा है वो ग्रैंड कोरस है। व्हाइल द लास्ट स्टैंजा इज मीन फॉर द ग्रैंड कोरस। कोरस क्या होता है? आपने कोई सॉन्ग अगर आप देखते हो उसकी डिटेल, उसमें लिखा होता है ना मोहम्मद रफ़ी एंड कोरस और जसी गिल एंड कोरस, यानी एक मेन गायक है, उसके पीछे पीछे जो गाते हैं ना समूह में इकट्ठे लोग, उसको कोरस बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला स्टैंजा ये कोरस के लिए, ये सभी लोग मिलकर गाते हैं। एज इट इज सॉन्ग ओकेजन फॉर सेंट सिसिलियाज डे ऑन 22 नवंबर 1687, इट हैज सच स्ट्रक्चर। अब ये जो सॉन्ग है, ये जो कविता है सेंट सिसिलियाज डे, जो कि 22 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, यह को याद रखना है कि सेंट सिसिलिया डे कब मनाया जाता है? 22 नवंबर 1687 को मनाया गया था। इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है 22 नवंबर को। द पोइट चूजेस द अल्टरनेटिव एंड क्लोज्ड राइम स्कीम। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो अल्टरनेटिव है और क्लोज्ड है। राइम स्कीम इसकी फिक्स नहीं है, अल्टरनेटिव बदलती रहती है, और क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है कि हर लाइन के एंड में वो पूरी होती है। द आयम्बिक मीटर इज मोस्टली यूज्ड इन दिस पीस, और इसमें मीटर कौन सा यूज किया गया है? मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक मीटर, पेंटा नहीं, आयम्बिक मीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। आपको बता रहा है कि इस पोएम में कौन सा मीटर यूज हुआ है? आयम्बिक। और राइम कौन सी यूज हुई है? अल्टरनेटिव और क्लोज्ड। इन्वोकेशन ऑफ सेंट सिसिलिया। इन्वोकेशन होता है, सबसे पहले इन्वोकेशन होता है। इन्वोकेशन का मतलब स्तुति। स्तुति क्या होती है? यशोगान, प्रशंसा। जब भी हम कोई भजन शुरू करते हैं, कोई गाना शुरू करते हैं, कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, तो हम किसी गॉड को याद करते हैं, उसको इन्वोकेशन करते हैं। ड्राइडन बिगिंस द पोएम बाय इन्वोकिंग सेंट सिसिलिया, आस्किंग फॉर हर इंस्पिरेशन एंड ब्लेसिंग इन सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। तो सबसे पहले वो सिसिलिया को याद करता है, उसकी ब्लेसिंग्स मांगता है कि आप मेरे कृपा करो कि मैं कुछ लिख सकूं। जब भी कोई नया काम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, इसमें क्योंकि उसी के लिए लिखी जा रही है, उसको याद करना है, उसकी इन्वोकेशन तो करना ही है। प्रेज ऑफ म्यूजिक। तो इस पोएम में आपको क्या मिलेगा? प्रेज ऑफ म्यूजिक मिलेगा, इसमें म्यूजिक की प्रशंसा की गई है। द पोएम एक्सटोल्स द पावर एंड ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, पोर्ट्रेइंग इट एज डिवाइन आर्ट दैट हैज एबिलिटी टू मूव एंड इंस्पायर बोथ ह्यूमंस एंड सेलेस्टियल बीइंग्स। तो इसमें बताया गया कि म्यूजिक में ताकत है कि वो ह्यूमंस को और जो भी प्राणी है इस ब्रह्मांड में, उन सभी को इंस्पायर कर सकता है म्यूजिक। आप एग्री इस बात से? म्यूजिक में पावर होती है, वो हमें इंस्पायर करता है। जैसे कोई फिल्म देखते हैं, अगर फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं, मजा नहीं आएगा, हमें पता नहीं लगेगा किस सीन पे रोना है, किस पे नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो जब म्यूजिक कैसे चेंज होता है फिल्मों में, जब कोई लड़ाई वाली बात करके अलग म्यूजिक चलता है, कॉमेडी को दिखाने वाला म्यूजिक चलता है, रोमांस दिखाना अलग म्यूजिक चलता है ना। और किसी तरह की और कोई घटना हर घटना के लिए अलग अलग म्यूजिक, ऐसा नहीं कि एक म्यूजिक चल रहा है हर जगह, उसमें फीलिंग्स नहीं आएंगी हमें। तो ये बताया कि म्यूजिक में बहुत पावर होती है, और ये डिवाइन आर्ट है। डिवाइन आर्ट क्या होता है? डिवाइन मीन्स दैवीय, मतलब अलौकिक शक्ति इसके अंदर। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू म्यूजिक। उस पोएम में ये बताया गया है कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड की रचना म्यूजिक से हुई है। म्यूजिक से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, सब बंजर था, और जब म्यूजिक बजा सबसे पहले, तभी ये सारे जो एटम्स हैं, एटम्स जो है सारे अपनी शेप में आए। इस पोएम में बताया गया कि हालांकि हो सकता है सही ना हो, लेकिन मानना है कि द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय म्यूजिक। ड्राइडन एक्सप्लोर्स आइडिया दैट म्यूजिक प्लेड अ फंडामेंटल रोल इन क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ड्राइडन बताता है कि
दुनिया को बनाने में म्यूजिक का एक फंडामेंटल रोल है। फंडामेंटल मीन्स महत्वपूर्ण, मूलभूत। विद द हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स शेपिंग द कॉस्मोस। तो जो स्फीयर्स है, स्फीयर का मतलब होता है आकाशीय पिंड है। ये आकाशीय पिंड पहले अव्यस्त थे, बाद में म्यूजिक से ये एक अरेंजमेंट में आ गए। म्यूजिक एज यूनिफाइंग फोर्स, जिसमें बताया कि म्यूजिक को यूनिफाइंग फोर्स बताया। यूनिफाइंग फोर्स का मतलब सबको एक करती है, यूनिफाई करती है, एक करना फोर्स में ताकत। द पोएम सजेस्ट दैट म्यूजिक हैज द पावर टू यूनाइट disparate elements and bring harmony to the universe. The influence of music on emotions। फिर हर स्टैंजा के अंदर हर एक वाद्य यंत्र के बारे में बताया कि ये वाद्य यंत्र, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा इमोशन हमारे अंदर जगाता है। जैसे ट्रम्पेट है वो युद्ध में काम आता है, बांसुरी है वो हमारे अंदर करना जगाती है, रोमांस जगाती है। ड्रम जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से और भी काफी इसमें हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रोल बताया क्या रोल होता है। Dryden emphasizes the emotional impact of music, describing how it can soothe sorrow, inspire courage and elevate the soul. The role of music in religious worship। religious worship में म्यूजिक का रोल क्या है ये भी बताया गया। अब देखो जो धार्मिक गाने होते हैं उनका म्यूजिक अलग होता है। उनका म्यूजिक वैसे नहीं होता जैसे कोई पॉप सॉन्ग होता है ना, उसमें गिटार और ड्रम बजाएंगे, भजन में तो बचेगा ही, उसमें तो ढोलकी और वही बांसुरी और वो चीजें ठीक होती हैं। Saint Cecilia celebrated as patron saint of music, and the poem highlights the importance of music in religious worship, praising to ability to enhance devotion and praise to God. अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से हैं? ड्राइडन विविडली डिस्क्राइब्स वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सेलिब्रेटिंग देयर ब्यूटी एंड द enchanting sounds they produce। हमने वैसे पढ़ लिया है सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेन में वो के बारे में बताता है कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से भाव जगाते हैं। द पावर ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक। द पोएम एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोइट्री एंड म्यूजिक, सजेस्टिंग दैट दे आर इंटरट्वाइंड आर्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट ब्यूटी एंड मीनिंग। तो इसमें ये बताया कि पोइट्री और म्यूजिक दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। म्यूजिक के बिना पोइट्री अधूरी और पोइट्री के बिना म्यूजिक अधूरा है। पोइट्री का मतलब जो गाने के बोल होते हैं वो, अगर उनको ऐसे गाएंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, म्यूजिक के साथ गाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव आएगा। और ऐसे अगर म्यूजिक है कुछ गा नहीं रहे हैं, म्यूजिक की बजाय तो भी मजा नहीं आएगा। तो इंटरट्वाइंड है, इंटरट्वाइंड का मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The triumph of music over discord। Dryden contrasts the harmony of music with the discord of chaos, suggesting that music has the power to overcome strife and bring order to the world। इस लाइन में ये बताया गया है कि लड़ाई झगड़े को किसके द्वारा जीता जा सकता है? म्यूजिक के द्वारा। Come to the role of various musical instruments। अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात इस पोएम में की गई है? ट्रम्पेट्स, सबसे पहला ट्रम्पेट है। Dryden portrays trumpet as instruments of grandeur and majesty, capable of heralding important events and stirring emotions with their powerful sound। ट्रम्पेट कौन सा होता है? ट्रम्पेट देखा है? हाँ वैसा था, वही होता है ट्रम्पेट, जिसको युद्ध में बजाते हैं, पीटी में बजाते हैं, आर्मी वाले बजाते हैं, ऐसे बोलता है ना वो। तो ड्राइडन ने इसको बताया गया कि ये हमारे अंदर इमोशंस जो मजबूत वाले इमोशंस है ना, जो अनुशासन वाले और आगे बढ़ने वाले, तरक्की करने वाले, वो इमोशंस को जगाता है। और ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी बताया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गन, उसका नाम ऑर्गन है। The organ is depicted as the king of instruments, capable of producing majestic and awe-inspiring music that fills the soul with reverence and devotion। ये सम्मान की भावना जागृत करता है हमारे अंदर। ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट है जो reverence and devotion, समर्पण की भावना जो है वो जागृत करता है। वायलिन, वायलिन तो आपने देखी होगी, सुनी भी होगी। वो कैसी आवाज़ होती है उसकी? वो क्या क्रिएट करती है हमारे अंदर? वो दुख क्रिएट करती है, दुख कौन सा होता है? करुणा जगाती है हमारे अंदर। उनको उसको ऐसी इवेंट्स पे बजाया जाता है जहाँ सीन थोड़ा दर्द भरा चल रहा हो, जो बिखर रहे हैं या जो मर रहा है या रो रही है, ऐसी चीज़ों में बजाते हैं। Dryden describes violin as instrument that can express the most delicate and tender emotions। delicate और tender emotions के लिए, delicate क्या होता है? कोमल, tender भी नाजुक, उन इमोशंस को शो करने के लिए ये बजाया जाता है। With their sweet and melodious tones evoking feeling of love and beauty। और इसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है कि लव और ब्यूटी के इमोशंस भी जागृत करती है। वैसे बजाने का तरीका होता है अलग-अलग, इसको सैड टोन में भी बजा सकते हैं और रोमांटिक टोन में भी बजाया जा सकता है। ये सैड टोन में बजाई जाती है, और इसमें ये बताया गया कि लव और ब्यूटी के इमोशंस भी जगाती है। आता है फ्लूट, बांसुरी, बांसुरी कौन से इमोशन जगाती है? और कोई बात है, बांसुरी बजाने का तरीका होता है, आप कैसे भी बजा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये मतलब सूदिंग इमोशन, सूदिंग इफेक्ट होता है इसका। सूदिंग और शांत करती है माइंड को, है ना। मतलब कभी अपने ऐसी फ्लूट की आवाज़ सुनकर हमारा माइंड से रिलैक्स हो जाता है। आप देखो कोई नेचुरल सीन दिखाते हैं उसके ज़्यादातर फ्लूट बस फील करेंगे। Flutes are portrayed as instruments that can imitate the sounds of nature with their gentle and airy melodies, transporting listeners to idyllic landscape and peaceful scenes। बताया गया कि जो पीसफुल सीन होते हैं और इसकी जो साउंड है वो नेचर से मिलती है, ये नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करती है। अब हार्प, द हार्प इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ethereal and celestial sound capable of evoking heavenly dreams and spiritual ecstasy। हार्प एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप ये चेक कर लेना, हार्प आपको फोटो मिलेगी गूगल पे देखोगे ना, तो इसकी साउंड वैसी है। ल्यूट, ल्यूट भी बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र होता है। अपने पिछले सेमेस्टर में थी ना ल्यूट वाला, माय ल्यूट अवेक, वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ल्यूट्स आर डिस्क्राइब्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव एंड रोमांस। ये लव एंड रोमांस की गई है। विद देयर सॉफ्ट एंड डलसेट टोन्स इंस्पायरिंग पैशन एंड लॉन्गिंग इन द हार्ट्स ऑफ लिसनर। तो ये जो सुनने वाले होते हैं उनके अंदर ये लव की भावना जगाती है, प्यार की भावना जगाती है। तो आपने रोमांटिक म्यूजिक भी सुने होंगे, उसमें ज़्यादा कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं? रोमांटिक जो गाने होते हैं उनमें कोई भी, जैसे पियानो है, गिटार है ना, ल्यूट भी है इसमें। ड्रम्स, ड्रम आपको पता है, पीटी में, परेड में, युद्ध में ड्रम का यूज करते हैं। Dryden contrasts the sublime sounds of other instruments with their earthy and primal rhythm of drums, suggesting that they represent the pulse of life and the beating heart of music। तो ये जो ड्रम जो है वो दिल की धड़कन को रिजेंबल करता है साथ में।